वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म्स पढ़ रहे हैं हम जीओसी के अंदर, और लास्ट टॉपिक जो आइसोमेरिज्म्स का बाकी है वो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। तो आज इसे ही कंप्लीट करेंगे हम। इससे भी एमसीक्यू बन रहे हैं। आइसोमेरिज्म्स में हमने आगे बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, और जितने भी आइसोमेरिज्म्स है वो साथ में ही कवर किए हमने। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, उसके टाइप्स पढ़े, उसके एमसीक्यू देखे, फिर उसके बाद हमने जियोमेट्रिकली आइसोमेरिज्म्स पढ़ा, देन उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, और एक और आइसोमेरिज्म्स है अपने पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 13 के अंदर है ये, लेकिन मैंने जितने भी जीओसी के आइसोमेरिज्म्स है वो साथ में कवर किए। दूसरे वीडियो जो बाकी आगे के वो वीडियो कंप्लीट करो तो आइसोमेरिज्म्स क्या है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स है क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर ही समझाने की ट्राई कर रहा हूं। डायरेक्ट इथेन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इथेन का एग्जांपल ले रहे हैं हम। कार्बन, एक और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। फोकस करने की ट्राई करना है यहां पर। अब कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके, पॉइंट समझना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जनरल इथेन हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा मैंने अलग तरीके से लिखा है इसे अभी। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स के लिए जरूरी है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, तो जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन ये फ्री रोटेशन कंप्लीटली फ्री नहीं होता, उसमें एनर्जी बैरियर गैप एक एनर्जी है उसमें भी। लेकिन यहां पर जो हम समझाने की मैं ट्राई कर रहा हूं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वो समझना कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है। अब यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है। सभी पोजीशन पर क्या होंगे, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का अरेंजमेंट देखो, सिर्फ 3 डायमेंशनल सोचने की कोशिश करना। एक कार्बन आगे है, उसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए, पीछे एक और कार्बन है, वहां पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए। तो एक आगे और एक पीछे, इस तरह सोचने की ट्राई करना। यहां से देखो तुम। ओके, तो ये देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एकदम एक दूसरे के क्या है, पीछे है, एकदम पीछे है ना। तो मतलब अगर हम आगे से देखें तो क्या पीछे वाला हाइड्रोजन दिखेगा हमें, नो, पीछे वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा हमें। तो अगर अब दूसरी चीज, अब फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो अगर मैं इसे थोड़ा यूं रोटेट करूं, समझना, थोड़ा घुमा लेता हूं, एंगल चेंज कर रहा हूं। आगे कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, लेकिन पीछे से मैंने क्या किया, पीछे भी हाइड्रोजन है ना, थोड़ा इसे इस तरह घुमाया मैंने, तो आगे का हाइड्रोजन भी दिखेगा और पीछे का भी हाइड्रोजन दिखेगा तुम्हें। तो यस, यहां पर क्या हो रहा है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर स्पेटियल अरेंजमेंट है एटम का, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस, वो डिफरेंट हो सकता है। एक कंडीशन क्या थी कि ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन परफेक्ट पोजीशन पर है, पीछे जीरो एंगल कितना है, 0 है। तो एक फॉर्म वो हुआ। अब मैंने क्या किया, एंगल हल्का सा भी एंगल चेंज किया तो पीछे वाला हाइड्रोजन भी हमें दिखेगा, विजिबल होगा वो, तो वो भी क्या है, उसका दूसरा फॉर्म है। तो इस तरह जो आइसोमर्स यहां पर बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस, उसकी वजह से बन रहा है। उसी को हम बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स बोलेंगे, या इसका एक और नाम है। अब उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, रोटामर्स है, या उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्फॉर्मर्स है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स की वजह से जो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे, आइसोमर्स मिलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटामर्स बोल सकते हैं या तो कॉन्फॉर्मर्स बोल सकते हैं। अब सिंपल सा सोचो, ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन परफेक्ट पोजीशन पर है, पीछे दिख नहीं रहा अभी, तो एक स्ट्रक्चर वो हुआ। अब क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा एंगल चेंज कर रहा हूं इसे, तो पीछे से दिखेगा हमें, और एंगल चेंज कर रहा हूं तो और दिखेगा, है ना। तो इस तरह कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करके, तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अब सोचो, तो इन्फिनाइट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो रोटामर्स कितने हो सकते हैं, एक और पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर रोटामर्स कितने बन सकते हैं, रोटामर्स
इन्फिनाइट होंगे। इथेन के रोटामर्स कितने? इन्फिनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब इन्फिनाइट है तो हम कितने ड्रॉ करें? तो हम यहां पर सिर्फ दो ही ड्रॉ करेंगे। एक परफेक्ट पोजीशन पर, क्या हाइड्रोजन के पीछे क्या है? हाइड्रोजन है। और दूसरा मैक्सिमम एक दूसरे से क्या हो, वो दूर हो, दूसरा फॉर्म वो करेंगे। अब उसके बीच में भी होंगे ना इन्फिनाइट, तो उसके बीच में भी इन्फिनाइट होंगे, उसे बोलेंगे हम स्क्यू। अब किसका नाम क्या है वो समझने की ट्राई करना। तो अलग अलग फॉर्म जो हमें मिल रहा है यहां पर, तो 3 टाइप्स के हम आइसोमर्स यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं। एक है मैक्सिमम, एकदम नजदीक है, एक दूसरे के सामने है ना, एकदम नजदीक, उसे हम बोलने वाले एक्लिप्स। क्या बोलेंगे? और एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? छुप जाना एक दूसरे के पीछे। दूसरे नंबर पर है स्टैगर्ड। कौन सा स्ट्रक्चर है? स्टैगर्ड। तो ये क्या है? एज पॉसिबल एज, क्या होंगे? नियर एक दूसरे से, एज पॉसिबल एज, मैक्सिमम। ओके। जबकि ये क्या होंगे? एक दूसरे से एज पॉसिबल एज फार, एक दूसरे से मैक्सिमम दूर। तो ये एज पॉसिबल एज नियरेस्ट और एज पॉसिबल एज फार। अब दोनों के बीच के भी स्ट्रक्चर होंगे ना बहुत सारे, तो उसके बीच वाले जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे स्क्यू। क्या बोलेंगे उसे हम? स्क्यू। तो 3 टाइप के हमें आइसोमर्स यहां पर बनाने होते हैं। जनरली 2 ही बनाते हैं, स्क्यू तो इन्फिनाइट है बहुत सारे, तो मैक्सिमम और मिनिमम ज्यादातर हम बनाएंगे। दूसरे नंबर पर अब पहले तो स्टेटमेंट ही समझना। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे है, समझना। तो क्या होगा? दोनों के बीच में इंटरएक्टिव रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी, आगे वाले हाइड्रोजन के पास भी, और एक दूसरे के सामने, तो दोनों के बीच में क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्सन लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या लगेगा? वहां पर रिपल्सन लगेगा। तो ये रिपल्सन को हम क्या बोलेंगे? यहां पर जो रिपल्सन लग रहा है उसे हम, इट्स कॉल्ड दी टॉर्सन स्ट्रेन बोलेंगे। वो रिपल्सन को क्या बोलने वाले हैं? तो एक और टर्म्स आ रहा है तुम्हारे सामने, कौन सा? टॉर्सन स्ट्रेन। तो टॉर्सन स्ट्रेन क्या है? इंटरएक्टिव रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। अब सिंपल सा सोचो, अगर पीछे, एकदम पीछे है, मतलब नजदीक है, तो रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और एक दूसरे से एकदम दूर है, तो इंटरएक्टिव रिपल्सन फोर्स क्या होगा? कम होगा। एक और चीज, टॉर्सन स्ट्रेन, एक और वर्ड आ रहा है, इसका एंगल कितना? अगर पीछे 100% पीछे है तो एंगल 0, तो वो एंगल को हम बोलेंगे टॉर्सन एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे उसे हम? टॉर्सनल एंगल या टॉर्सन एंगल बोल सकते हैं। एक कौन नाम है उसका? डायहेड्रल एंगल। कौन सा नाम है? डायहेड्रल एंगल। तो यहां से मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर टॉर्सन स्ट्रेन ज्यादा, इंटरएक्टिव रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा है, तो डायहेड्रल एंगल क्या होगा? कम होगा। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्सली है दोनों, ये भी याद रखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, 2 अलग अलग साइंटिस्ट के उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो 2 मेथड से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर है सोहर्स प्रोजेक्शन मेथड, और दूसरी मेथड है अपने पास न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड। न्यूमैन प्रोजेक्शन बढ़िया है, उसे ज्यादातर आसानी से समझ सकते हैं। ओके, सोहर्स जो ये रिप्रेजेंट किया है मैंने, वो सोहर्स रिप्रेजेंटेशन ही है। तो चलो सबसे पहली कंडीशन ले लेते हैं। क्या करेंगे? यहां पर सोहर्स के अंदर एक कार्बन, यहां पर इथेन का ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ओके, पीछे क्या एक और है, और वहां पर क्या है? सी। क्लियर? तो अब देखो यहां पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में समझना, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? पीछे की तरफ है। तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना है? 0। टॉर्सन स्ट्रेन कैसा है यहां पर? ज्यादा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और ये इसके पीछे ये। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। अब क्या कर रहा हूं मैं? यहां से एंगल चेंज कर रहा हूं, समझना, घुमाऊ।
तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में ये चला जाए तो मैक्सिमम तो वही रहेगा ना। तो वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर मैं। आगे जैसे ना वैसे ही रखना है हमें, आगे का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही रखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे पीछे फ्री रोटेशन है ना तो उसे रोटेट करवाएंगे। तो रोटेशन अब देखो क्या कर रहा है, पीछे को घुमा रहा हूं मैं, तो इसे ये पोजीशन पर ले लो तो ये पोजीशन पर जाएंगे दोनों। तो यहां पर क्या बनेगा, ये पोजीशन बनेगी। तो यहां पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम दूर है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ और कितना एंगल होगा बोलो, ये तो जीरो डायहेड्रल एंगल है, ये कितना हुआ, तो दोनों के बीच में कितना है 60। कितने एंगल पर ले गए हम, 120 है ना, ये कितना एंगल है 120। तो 120 एंगल के बीच में लिया है हमने, मतलब कितना रोटेट करवाया हमने, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाया। ओके, तो ये है सोर्स, ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ एक्लिप्स, ये कौन सा है स्टैगर्ड है। ओके, अब दोनों में से क्या बीच में स्ट्रक्चर्स होंगे, तो यस होंगे। एंगल तो कोई भी हो सकता है, 0.1 एंगल पर रोटेट करवा दो, 1 एंगल पर रोटेट करवा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी रोटेट करवाना है, 5, 10, 25 इंफिनाइट होंगे ये तो ये कितने मिलेंगे यहां पर, ये मिनिमम है डायहेड्रल एंगल, ये मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल है और बीच में इंफिनाइट स्ट्रक्चर है। और वो इंफिनाइट स्ट्रक्चर को हम कौन से रिप्रेजेंटेशन क्या बोलेंगे उसे, स्क्यू, उसके स्क्यू रोटामर्स बोलेंगे। ओके, एक्लिप्स स्टैगर्ड। डायहेड्रल एंगल कितना है इसका 0, यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना है 60 डिग्री। अब टॉर्सन स्ट्रेन किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें टॉर्सन स्ट्रेन क्या है कम। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला स्टेबल, क्योंकि मैक्सिमम जितने दूर होंगे उतनी एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसमें क्या होगा एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। जबकि ये क्या होगा, टॉर्सन स्ट्रेन कम होने की वजह से इसमें क्या है एनर्जी लेस है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, तो स्टैगर इज मोस्ट स्टेबल। चलो दूसरा, न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आसानी से एक बढ़िया से प्लेट ले लेंगे हम आगे राउंड में और पीछे एक और प्लेट समझा देंगे। ओके, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो बहुत सिंपल है। ओके, ये सर्कल बना लिया हमने। अब ध्यान रखना, जो फर्स्ट है ना आगे, उसे इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 हो गए हाइड्रोजन ये। अब इसके पीछे भी एक और प्लेट होगी ना, लेकिन पीछे वाली प्लेट तो दिखेगी नहीं हमें, तो हाइड्रोजन बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, इसके पीछे है ना एक और, ओके, तो यहां पर इसके पीछे एक और होगा और उसी तरह यहां पर भी क्या होगा एक और पीछे होगा, लेकिन दिखेगा यहां पर तुम एक हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छुप गया तो वो दिखेगा नहीं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, एक्लिप्स, एक्लिप्स। ओके, चलो स्टेगर कैसे बनाएंगे, आगे वाला जैसे ना वैसे ही रखेंगे हम उसे, जो पीछे है ना उसे हम 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करवा देते हैं। तो एक यहां पर आएगा, एक यहां पर और तीसरा यहां पर। क्लियर ना। अब तुम बोलोगे सर इसे और रोटेट नहीं करवा सकते, तो और 60 पर रोटेट करवाओ, तो ये तो यहां पर ही आ जाएगा सेम पोजीशन ना वापस, तो वो तो वही आ जाएगा वापस। तो मिनिमम डायहेड्रल एंगल ये है एक्लिप्स है, जबकि ये कौन सा स्ट्रक्चर है स्टैगर है, और दोनों के बीच में कितने स्ट्रक्चर है इन्फिनाइट बनेंगे ना, बहुत ज्यादा बन सकते हैं, इन्फिनाइट है बीच में। तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलने वाले हैं कौन सा, एक्लिप्स, इसे बोलेंगे हम स्टैगर। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, तो स्टैगर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल, तो हवा में जो इथेन का मॉलिक्यूल्स है, इथेन ले रहे हैं हम, तो 3 डायमेंशनल इथेन का मॉलिक्यूल्स है, वो कौन से फॉर्म में रहना पसंद करता है, तो ज्यादातर वो स्टैगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहना पसंद करता है। लेकिन तो क्या हम अलग अलग इथेन के आइसोमर्स को, रोटामर्स को क्या आइसोलेट कर सकते हैं कि स्टैगर को अलग से आइसोलेट करे, उसी तरह एक्लिप्स को अलग से आइसोलेट करे, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हुआ ये अभी तक कि इसे आइसोलेट कर सके अलग अलग रोटामर्स को, क्योंकि हवा में या रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी मिल रही है ना, ये इनफ एनर्जी है उसके लिए कि वो आसानी से एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है।
मतलब रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, एक्लिप्स स्टैगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैगर आसानी से एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ओनली इनको इतनी एनर्जी चाहिए 14 समथिंग, ओके 14 पॉइंट जो भी है वो किलो जूल पर मोल, और ये एनर्जी इनफ है उनको, रूम टेम्परेचर से आसानी से इतनी एनर्जी मिल जाती है। तो ये क्या एकदम रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल है, तो एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, हम आइसोलेट नहीं कर सकते अलग फॉर्म में। तो एक फॉर्म याद रखेंगे हम, एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, कौन ज्यादा स्टेबल है। एंगल यहां पर ही बता देता हूं मैं, चलो एंगल कितना है यहाँ पर, डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल डीए लिख रहा हूं, ओके डायहेड्रल एंगल कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अब रिलेशन में क्लियर है ना, कौन ज्यादा स्टेबल, इट इज स्टेबिलिटी में ये आएगा, और रीजन क्लियर होना चाहिए। टॉर्सन स्ट्रेन किसमें ज्यादा, दोनों में से जिसमें इंटरएक्टिव रिपल्सन ज्यादा, तो इसमें टॉर्सन स्ट्रेन क्या होगा मोर, इसमें टॉर्सन स्ट्रेन क्या होगा कम होगा। एनर्जी किसकी ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। अब इसकी एनर्जी कम है, समझना इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी कम नहीं है, दोनों में फर्क ये भी है, दोनों में फर्क मेन फर्क बन रहा है कि यस इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, तो ज्यादा स्टेबल भी ये है। लेकिन क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर ये फॉर्म जो है स्टैगर ज्यादा रहना पसंद करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इसे आसानी से उतनी एनर्जी मिल जाएगी, तो उतनी एनर्जी लेकर इसमें आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए एक दूसरे के अंदर क्या इंटर कन्वर्टेबल है, तो इजीली इसे आइसोलेट या प्यूरिफाई नहीं कर सकते हम। तो ये था बढ़िया सा कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कौन कॉन्फर्मेशनल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है डायहेड्रल एंगल क्या होता है, टॉर्सन स्ट्रेन कितना होगा, उसके बाद एमसीक्यू बनता है कौन ज्यादा स्टेबल है। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, हमने इथेन के अंदर पढ़ा। एक और एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं तुम्हें ब्यूटेन के अंदर, उसके आइसोमर्स कैसे बनते हैं, रोटामर्स कैसे बनते हैं, पहले ये लिख लो। चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल, रोटामर्स ऑफ ब्यूटेन, एग्जाम्पल नंबर 2। ये इथेन के एग्जाम्पल पढ़े हमने, अब ब्यूटेन के एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। कॉन्फर्मेशन इन रोटामर्स इन ब्यूटेन। पहले तो कितने रोटामर्स होंगे ब्यूटेन के, इन्फिनाइट होंगे, लेकिन हम मैक्सिमम और मिनिमम वाले 4 ड्रॉ करेंगे। यहां पर 4 ड्रॉ करने, देखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले ब्यूटेन क्लियर है ना, 4 कार्बन, हम कौन से कार्बन लेंगे वो, तो हम ये 2 कार्बन लेने वाले हैं, ये कार्बन और ये कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, समझना। अब ये कार्बन के साथ देखो कौन, एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, CH3 ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप याद रखेंगे हम। इसी तरह यहां पर भी वही चीज है ना, यहां पर कौन सा CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हम ये 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करके ड्रॉ करने वाले ब्यूटेन के रोटामर्स में फर्स्ट। और ये वाली मेथड बढ़िया है अपने लिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलो फर्स्ट, चलो यहां पर फर्स्ट कार्बन ये ले लेते हैं। यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एमी, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। चलो उसके पीछे जो कार्बन है ये कार्बन, ओके, हमें यहां पर रहकर देखना है ये पोजीशन पर। अब पीछे कौन है, पीछे मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर डैश करके बता रहा हूं मैं मिथाइल ग्रुप, इसके एग्जैक्ट पीछे ही समझेंगे, ओके। लेकिन अगर पीछे मैं बोल रहा हूं तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसके एग्जैक्ट पीछे ही ऐसे ही समझना ये। अब इसके एग्जैक्ट पीछे क्या है, हाइड्रोजन, और इसके एग्जैक्ट पीछे क्या होगा, एक और हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, पीछे वाला मीथेन दिखेगा, यहां पर मिथाइल ग्रुप हमें नो, ये हाइड्रोजन दिखेगा नो, ये दिखेगा नो, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। एक्लिप्स स्ट्रक्चर हुआ ना। अब क्या कर रहे हैं हम, 60 डिग्री पर घुमा रहे हैं इसे, तो अगर पीछे प्लेट्स को घुमा रहा हूं तो क्या होगा, यहां से यहां पर आएगा ये, तब दिखेगा वो हमें। तो देखना वो दूसरा स्ट्रक्चर यहां पर, आगे वाला जो है ना वैसे ही लिख लेना है, रोटेट हम पीछे वाले को ही करवाएंगे, ओके। तो यहां पर क्या होगा,
मिथाइल हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन। चलो एंगल कितना है यहां पर, टॉर्सल एंगल कितना है यहां पर, 60 डिग्री। क्लियर ना। और मैं 60 डिग्री पर घुमा रहा हूं, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है, देखना ये 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाए, और मैं इसे 60 पर घुमा रहा हूं, तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा अलग से, इसके नीचे ही लिख रहा हूं, देखना अब स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है इसका। यहां से और आगे घुमा रहा हूं 60, तो मतलब ये इसके पीछे आएगा ना। यहां पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसके पीछे कौन सा ग्रुप आया बोलो, मिथाइल ग्रुप। तो क्या मिथाइल ग्रुप तो बड़ा है ना हाइड्रोजन से, तो ये ग्रुप दिखेगा हमें पीछे से, यस दिखेगा ना आगे से। और दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो भी अलग अलग होगा। पहले किसके बीच में रिपल्सन था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों के इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन एक जैसा था। लेकिन यहां पर मिथाइल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों में रिपल्सन भी ज्यादा होगा। तो कंप्लीटली छुपा हुआ नहीं है पीछे वो, मींस टॉर्सन स्ट्रेन यहां पर थोड़ी ज्यादा है इसकी कंपेयर में अगर देखे तो। चलो यहां पर भी हाइड्रोजन होगा और यहां पर कौन होगा, हाइड्रोजन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है तुम्हें, पहले तो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी एक्लिप्स है, ये भी एक्लिप्स है, लेकिन ये कैसा एक्लिप्स है, फुल एक्लिप्स है। और ये एक्लिप्स है, लेकिन क्या फुली एक्लिप्स है ये, नो पार्शियली एक्लिप्स है ये। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है पार्शियली एक्लिप्स। चलो ये भी स्टैगर स्ट्रक्चर है, दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से दूर है, तो क्या इससे मैक्सिमम दूर नहीं हो सकते, हो सकते। और तो इसे हम क्या कर रहे हैं, और 60 डिग्री पर घुमा रहे हैं, देखना और 60 डिग्री। ओके, तो क्या बनेगा यहां पर, और 60 डिग्री घुमा रहे, तो ये मिथाइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा ना, और ये मिथाइल ग्रुप एक यहां पर है। तो देखो दोनों बड़े बड़े जो ग्रुप है वो एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम दूर है। मतलब रिपल्सन यहां पर क्या होगा एक दूसरे का सबसे कम। तो हमारे सामने 4 स्ट्रक्चर बने। ओके, देन यहां पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे। चलो सबसे पहला जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। यहां पर फोकस करना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स। लेकिन क्या फुल एक्लिप्स है ये, तो यस, तो इसे हम लिखेंगे फुली एक्लिप्स्ड। चलो ये भी एक्लिप्स्ड है, लेकिन कैसा एक्लिप्स है ये, इट इज अ पार्शियली एक्लिप्स्ड है, इट इज अ पार्शियली एक्लिप्स्ड। चलो ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन दोनों में से फुल स्टैगर कौन लग रहा है, मैक्सिमम वाला, ये मैक्सिमम दूर है दोनों बड़े ग्रुप। तो ये कौन है, पार्शियली स्टैगर्ड है ये, जबकि ये क्या है, फुली स्टैगर्ड। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 दे रहा हूं, अब समझना में 1 2 3rd नंबर पर ये एंड 4th नंबर पर ये। चलो ये चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, अब एमसीक्यू समझना क्या है, अब एमसीक्यू आ सकता है। जो फुली स्टैगर्ड है उसमें एंगल कितना है, डायहेड्रल एंगल दोनों के बीच में 180। ओके, जो स्टैगर्ड है पार्शियली स्टैगर्ड, उसमें कितना एंगल होगा, 60। उसी तरह जो फुली एक्लिप्स्ड है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रहना है 0। ओके, लेकिन मिथाइल मिथाइल ग्रुप के बीच में कितना है, 120। मिथाइल मिथाइल ग्रुप के बीच में 120। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये पूछते हैं, ये चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि टॉर्सन स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी। तो पहले ऑर्डर में क्या आएगा, 4th नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये। चलो उसके बाद कौन आएगा दूसरे नंबर पर, ये या ये आएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों दूर है, ये दोनों पास में है। तो दूसरे नंबर पर कौन स्टेबल आएगा, 2nd नंबर में है ना, वो स्टेबल आएगा, स्टेबिलिटी उसकी। फिर उसके बाद कौन स्टेबल, 3rd नंबर, एंड उसके बाद जो 1st नंबर है वो। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, तुम्हें नाम देकर भी पूछ सकते हैं। तो पहले आंसर में क्या लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, फुली स्टेगर जो है वो मैक्सिमम स्टेबल, उसके बाद स्टेगर ही स्टेबल होंगे याद रखना, लेकिन पार्शियली। देन उसके बाद एक्लिप्स,
लेकिन एक्लिप्स में भी कौन, पार्शियली। एंड देन उसके बाद फुली एक्लिप्स, उसमें टॉर्सन स्ट्रेन सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ब्यूटेन के 4 रोटामर्स बनाएंगे हम, ऐसा नहीं है 4 है, रोटामर्स कितने होंगे ब्यूटेन के भी, इन्फिनाइटी होंगे, लेकिन हमने मैक्सिमम और मिनिमम वाला कवर किया है। तो यहां पर ब्यूटेन के 4 रोटामर्स और उससे बनने वाले एमसीक्यू लिख लो। उसके बाद जो एमसीक्यू बन रहे हैं 5 एक एमसीक्यू ये टॉपिक से, वो समझा रहा हूं। चलो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं हम यहां पर। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, फोकस करना है एमसीक्यू में। ओके, क्वेश्चन है यहां पर और क्वेश्चन स्क्रीन पर आ ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, और कौन सा कंपाउंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे यहां पर ध्यान, तो कौन शो कर रहा है कौन नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है। चलो फर्स्ट, क्या मीथेन CH4 कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो दिमाग में क्या रखेंगे कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, है ही नहीं यहां तो ये शो नहीं करेगा कोई आइसोमर्स कॉन्फॉर्मेशनल। चलो दूसरा एग्जांपल, ऑक्सीजन है यहां पर। ओके, नहीं होगा। क्या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यस कर सकता है। क्या होगा यहां पर, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, लॉन पेयर के सामने हाइड्रोजन और इसके सामने, तो इसके आइसोमर शो होंगे। ओके, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिपल्सन शो कर रहा है। चलो उसके बाद एक और एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ये आइसोमर्स, वाटर की बात कर रहे हैं H2, क्या ये शो कर सकता है, तो नो, पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो जरूरी है ये कंडीशन हो, ओके, इस तरह कंडीशन बने और फ्री रोटेशन पॉसिबल हो उसके अंदर। चलो उसके बाद, क्या इसके अंदर आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यस इसमें भी आइसोमर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट उसके बाद इथेन, एग्जाम में इस तरह नहीं देंगे, सीधा सा लिखा होगा इथेन, तो यस इसमें भी आइसोमर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रोपेन, क्या प्रोपेन में आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यस इसमें भी पॉसिबल है। कोई भी एक कार्बन को टारगेट कर सकते हैं हम। चलो ये दोनों कार्बन के बीच में टारगेट कर लो तुम, तो इसके भी आइसोमर्स बनेंगे। ओके, ये कार्बन के सामने हम क्या करेंगे, प्लेट में 3 हाइड्रोजन बता दिए, क्लियर। अब पीछे जो कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन और पूरा मिथाइल ग्रुप ना, तो ये मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां पर, ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन ये रहे और ये कार्बन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा ये, और ये पूरा मिथाइल ग्रुप आ गया। तो यस प्रोपेन भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो कर सकता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो यहां से आंसर क्या हुआ, ये शो करेगा, ये देन एंड ये, तो इतने कंपाउंड्स यहां से क्या कर रहा है, आइसोमर शो कर रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, चलो ब्यूटेन के 4 ड्रॉ किए ना हमने, तो मोस्ट स्टेबल किसका है, ब्यूटेन में कौन था मोस्ट स्टेबल, नाम क्या था उसका, फुली स्टैगर्ड। ओके, तो फुली स्टैगर्ड क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल। इसी तरह रिप्रेजेंट किया था हमने, यहां पर CH3 ग्रुप और यहां पर CH3 ग्रुप। ओके, क्यों यहां पर ये मोस्ट स्टेबल क्यों है, मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि टॉर्सन स्ट्रेन क्या होगी यहां पर सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम दूर है यहां पर, तो टॉर्सन स्ट्रेन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा है यहां पर। और क्या नाम था इसका, फुली स्टैगर्ड। तो दूसरा एमसीक्यू ये। थर्ड एमसीक्यू, व्हाट इज अ डायहेड्रल एंगल। थर्ड नंबर एमसीक्यू, क्वेश्चन क्या है, डायहेड्रल एंगल, व्हाट इज अ डायहेड्रल एंगल ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन
इथेन के स्टैगर्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल कितना होगा? तो चलो इथेन याद करो और उसका स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बना लो। तो स्टैगर्ड क्या था इथेन में? तीनों हाइड्रोजन इथेन के अंदर, तो स्टैगर्ड तो यही था। तो मैक्सिमम कहीं पर भी ले लो तुम, तो डायहेड्रल एंगल कितना बनेगा? यहां तो 60 बनेगा। क्लियर? तो यहां पर 60 डिग्री एंगल होगा इथेन के अंदर स्टैगर्ड में। और अगर तुम्हें एक्लिप्स पूछ रहे तो डायहेड्रल एंगल 0 होगा। एक और एमसीक्यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटामर्स या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन और किसी के भी? तो फॉर नंबर एमसीक्यू, व्हाट इज नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन और ब्यूटेन? तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कितने होंगे? बोलो नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज इन्फिनाइट। एक और एमसीक्यू, व्हाट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड फॉर्म एंड एक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन? इथेन एंड स्टैगर्ड, इथेन के जो फॉर्म है, तो एक स्टैगर और एक्लिप्स, दोनों में एनर्जी बैरियर कितनी है? तो 12.5। तो एनर्जी डिफरेंस कितनी है? 12.5 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी मिले तो आसानी से एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। कई बार आंसर 1 से लेकर 20 के बीच में होता है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स में एनर्जी बैरियर कितनी है? 1 से लेकर 20। लेकिन इथेन के लिए पर्टिकुलर कितनी लिखेंगे हम? 12.5 लिखेंगे। अब एक और एमसीक्यू 6 नंबर, तुम खुद कर लेना। राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रोटामर्स ऑफ ब्यूटेन। रोटामर्स ऑफ ब्यूटेन, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो पहले नंबर पर क्या होगा? फुली स्टैगर्ड, दूसरे पार्शियली स्टैगर्ड, देन पार्शियली एक्लिप्स एंड लास्ट में फुली एक्लिप्स। तो वो ऑर्डर भी पूछ सकते हैं तुम्हें। तो इस तरह एमसीक्यू बन सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाना, एमसीक्यू सॉल्व करना। अब नए क्लास में मैकेनिज्म से रिलेटेड हम स्टार्ट करने वाले हैं।